हाँ जी बच्चों, बोधनम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम आज क्या बात करेंगे? हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो हम कर रहे थे। चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारा चल रहा था और आज हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे और चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म। आइए बात करते हैं हमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर इसमें दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत आती? कुछ भी नहीं, बस एक कहानी है। एक कहानी की तरह पढ़ो और मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन दिया ही होता है, ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। और सिर्फ आपको केवल मैट्रिक्स का क्या हो, बेसिक रूल पता हो कि कौन से दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक वो चीज़ पता हो। और बेसिक नॉलेज हो 9th-10th में हम पढ़ते आते हैं कि हम कैसे किसी की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बस वही यहाँ पर काम में लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम पहले कहानी पढ़ते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है? कोई भी मैन्युफैक्चरर वो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और वो 2 अलग अलग मार्केट में बेचता है। एक कहीं किसी और मार्केट में, मान लो एक जयपुर में बेच रहा है और दूसरा ले जाके कहीं बाहर दूसरे स्टेट में बेच रहा है, मुंबई में ले जाकर अगर बेच रहा है। तो क्या बोलता है, मार्केट 1 में क्या कौन कौन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्या दिया हुआ? एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड। बोलो प्रोडक्ट्स का एनुअल सेल कितना होता है? 10,000, 2,000 और 18,000। और सेकेंड मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000। ये इसके एनुअल सेल्स है। अब आगे क्या कह रहा है कि इसके आगे ये कह रहा है कि क्या निकालना है। एक क्वेश्चन दिया, इसमें ए पार्ट है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 2.50 रुपीज़ यानी ₹2.50, 1.50 रुपीज़ यानी कि ₹1.50 और ये ₹1 रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स को ₹2.50 के हिसाब से, वाई प्रोडक्ट को ₹1.50 के हिसाब से और जेड प्रोडक्ट को ₹1 यानी 2.5 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़ और जेड को 1 रुपीज़ के हिसाब से बेचेगा। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हर एक मार्केट का उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, यानी कितने रुपए वो कमा लेगा हर एक मार्केट से, यानी मार्केट 1 और मार्केट 2 से, वो हमें निकालना है। तो किसके मदद से निकालना? हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है हमारे को, कि हमें दिया हुआ है यूनिट प्राइस सेल। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, यूनिट सेल प्राइसेस। पहले बात तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर कितने कितने हैं? एक का तो कह रहा है 2.50 रुपीज़ और दूसरा है 1.50 एंड जेड वाला कितने में बेच रहा है? ₹1 में। ठीक है, 1 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ये तो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? देखो, यानी कि किसी चीज़ की कोई चीज़, मान लो पेन है, 10,000 पेन बेचे, एक पेन बेच रहा है 2.50 रुपीज़ का, एक पेन 2.5 रुपीज़ का है, तो 10,000 पेन कितने को होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे दूसरा प्रोडक्ट है, मान लो इस पेंसिल है, पेंसिल बेच रहा है 1.5 रुपीज़ में, कितने बेचा? 2,000। तो 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 से, टोटल पैसे आ जाएंगे। तीसरा मान लो इरेजर बेच रहा है, इरेजर बेच रहा है वो ₹1 में, तो 18,000 इरेजर्स बेचे उसने, तो 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितने रुपए आ गए? अब इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मार्केट 1 में कितना कमाया। ऐसे ही मार्केट 2 में भी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये वाला, ये दिया हुआ है हमारे पास। ये क्या दिया हुआ है? 10,000, ये है 2,000 और यहाँ पर है हमारे पास 18,000। अगला क्या दिया हुआ है? 6,000 सेकेंड रो, फिर है 20,000 और फिर है हमारे पास 8,000। अब ये हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या है? ये हमने मान लिया x कोई प्रोडक्ट था, ये y था और ये z है, और ये मार्केट 1 में है और ये मार्केट 2 में। बस यही तो हमें दिया हुआ है, यही तो हमें दिया हुआ है, यही निकालना है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि कितने कितने रुपए इसके हैं। अब सबसे पहले देखो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2/1 की मैट्रिक्स है, 2/1 की मैट्रिक्स है। और आपको पता है 2 मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो सेम हो। ठीक है, यानी इधर 1 है तो अगला भी क्या होना चाहिए? 1 कितने का भी हो, मतलब उसका अगले वाले का रो कितना होना चाहिए? 2 रो 3 कॉलम। तो अगला क्या आएगा? 1 रो और
कितने भी कॉलम का हो, चाहे 3 कॉलम का हो चाहे 4 कॉलम का हो, ठीक है। सॉरी 2/3 का है ना ये, 2/3 का, 2 रो 3 कॉलम, इसमें एक कॉलम थोड़ी है, 2/3 कॉलम है इसमें, ठीक है। कितने, 2 रो, 1 और 2, 1 2 और 3 कॉलम हो गए। अब हमारे पास जो ये 3 वैल्यूज हैं या 3 जो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कितने का बेचा है इन्होंने, ये 2.5 रुपये का है, ये 1.5 का, ये 1 रुपये का, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में, इसमें, यानी कि 3/1 के फॉर्म में, 3/1 के मैट्रिक्स में, यानी ये 3 हो, ये भी 3 होना चाहिए। तो 3/1 यानी 3 रो होना चाहिए। 3 रो के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2.50 और अगला क्या है 1.50 और ये क्या है 1.00। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, है ना, तो उम्मीद है आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे, तो यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगला ये है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता है मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 10,000 इंटू 2.50। अब देखो एक मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको कि 10,000 है यहाँ पर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.50 से। आप पॉइंट हटाओगे कितना लगेगा, 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, देखो 25 तो है ही, 250 है, 2 0 और लगा दिया, कितना हो गया 25,000। कितना हो गया 25,000 यानी 25,000, कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। प्लस 2,000 इंटू 1.50, देखो 15 2 जा 30 और 30 के आगे फिर क्या करोगे आप, इसके बाद 3 0 और हैं, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगे हुए हैं, तो क्या करोगे 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,000। कितना आ जाएगा 3,000, देखो यही तो है 1.50 अपॉन में 100 करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। फिर से देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 2 जा 30 और 1 0, ये एक दोनों 0 यहाँ पर वापस लगा दिया 3,000। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप 2,000 इंटू 1.50, आपको पता है कितना 15 है, 15 2 जा कितना हो गया 30 हो गया, कितने 0 बच गए 1 2 3 और 4, 4 0 और लगा दो, 1 2 3 और 4 0। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 और 2, 1 और 2 लगा दो यहाँ पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, कितना बच गया 3,000। कितना बच गया हमारे पास 3,000। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आएगा हमारे पास कितना 3,000 प्लस, अब ये 18,000 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 होगा तो 18,000 ही आएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, 6 इंटू 2.50 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1,500 यानी कि 1,500 प्लस 20 इंटू 1.5, देखो 15 2 जा 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 प्लस ये 8,000, ये 8,000 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो अब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐड करते हैं 25 और 3 28 और 10 38 और 8 46, एक तो आ गया 46,000 और दूसरा आ गया 30 और 8 38 10 48 और 8 5 13 53, ये कितना आ गया 53,000। ये हमें मिल गई मैट्रिक्स, कितने 46,000 और 53,000। ये फर्स्ट मार्केट है, सेकंड मार्केट का, यानी टोटल रेवेन्यू कितना आया हमारे पास इसका 46,000 फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का 53,000। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, रेवेन्यू मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स मिल गए हमारे पास, क्लियर है। तो ये सिंपल सा था। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस कह रहा है अगर यूनिट कॉस्ट इतनी है, यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर दिस, ये 2 रुपीज़, ये 1 रुपीज़, ये देखो 50 पैसे है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये कितना 50 पैसे है। तो हमें फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कितना निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिट कॉस्ट प्राइस दी हो रखी है। यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर क्या था, सेल प्राइस था, और यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉफिट आप जानते हो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा होता है। कैसे, कॉस्ट प्राइस में से क्या घटाओगे आप, सेल प्राइस में से क्या घटाओगे, कॉस्ट प्राइस घटा दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। भाई आपने कितने में बेचा और कितने में खरीदा था,
10 रुपये एक चीज़ खरीदी 15 में बेची, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट प्राइस आ जाएगा। हमारे पास ये वही निकालना है। कॉस्ट प्राइस अगर ये थी तो हम पहले क्या निकालेंगे इसका, पहले क्या निकालते हैं कि कितने रुपए इसके लगे थे कॉस्ट प्राइस में। तो सेम वही चीज़ें करेंगे यहाँ पर भी। कितना दे रखा है देखो 10,000 और ये 2,000, फिर 18,000, यहाँ पर आ गया 6,000, 20,000 और ये 8,000। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट मार्केट का, ये सेकंड मार्केट का, ये एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट। अब कह रहा है हमारे पास कि इनके कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये थी, तो यानी 2 रुपये थे इसके, इसके कितने थे 1 रुपये, और इसका कितना था 50 पैसा यानी 0.50 रुपीज़। इस बात का ध्यान रखना, आप कहीं आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे, रुपीज़ में चेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा आपका। ठीक है, तो यहीं पर ही आप क्या करना है, इसको रुपीज़ में चेंज कर लेना, यानी कि 0.50 रुपीज़। ठीक है, 50 पैसे। तो अब ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, क्या आएगा देखो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20,000, प्लस 2 इंटू 1 2,000, प्लस 18,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, फिर इसको करोगे 6 2 जा 12,000 प्लस 20,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 4,000। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 20 और 2 22 और 9 31,000। ठीक है, 31,000 और इसका कितना आ जाएगा 20 4 24 और 12 36 36,000। ये कितना आएगा 36,000। और ये हमारे पास कितना क्या आ गया, हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स आ गई। कि किसकी मैट्रिक्स आ गई, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इज इक्वल टू जो हमारा सेल था सेल प्राइस माइनस में क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस कर देंगे। कितने में बेचा और कितने में खरीदा था दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो सेल प्राइस हमारे पास क्या आई थी, क्या मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, सेल प्राइस की जो मैट्रिक्स आई थी वो ये थी कितनी 46 और 53, 46,000 और ये था 53,000। और कॉस्ट प्राइस कितना आया 31,000 और 36,000। ठीक है, अब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, 2 रो 1 कॉलम 2 by 1 की मैट्रिक्स है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 46 में से 31 माइनस जाएगा, कितना बचेगा 15,000। फिर 53 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 17,000। ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, इतने का हुआ। ठीक है, कितने का, देखो ये फर्स्ट मार्केट का, ये सेकंड मार्केट का। फर्स्ट मार्केट में उसको 15,000 का प्रॉफिट हुआ और सेकंड मार्केट में उसको 17,000 रुपीज़ यानी 17,000 रुपये का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा, ये ऐसे करना है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हमारे पास कि हमारे को कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। पहली चीज तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम ऐसे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई, आपको समझाता हूँ कैसे, कि लेट कर लिया हमने यहाँ पर कोई ये मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने की, m/n की। ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, ये कोई एक्स मैट्रिक्स है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये दूसरी मैट्रिक्स दे रखी जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे 4 5 6, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, देखो 1 और 2 रो है और कितने कॉलम है 3, और ये कितने की है 2 रो और 3 कॉलम।
दो तो हमारे पास क्या है, रोज हैं, 3 कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, 1 2 और 3 कॉलम। अब देखो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही आया। हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब ये चीज़ क्या हो, सेम हो दोनों की, ये चीज़ें, ये चीज़ पास वाले दोनों क्या हो, सेम हो, यानी कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम हो। यानी एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये n की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। n अगर 2 रहा होगा तभी ये मल्टीप्लाई होके आएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी एक चीज़ समझ में आ गई कि n की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है अब ये चीज़ क्या होना चाहिए, जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है वो इससे पता चलता है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर किससे पता चलता है, इससे, इस वाले से। यानी कि जो नया मैट्रिक्स आएगा वो इससे पता चलेगा। ऑर्डर किससे पता चलता है नया मैट्रिक्स का, इस वाले से, m/3 से। यानी नया मैट्रिक्स आया होगा कितने का, m/3 का। यानी ये जो मैट्रिक्स आया है वो कितने का आया है, m/3 का आया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये तो हमें दे ही रखा है 2/3 का है। अगर ये यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है, 2 है। m की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि m और n कितने बाई कितने की है, 2/2 की मैट्रिक्स है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, m और n 2/2 की मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं ये जो x मैट्रिक्स है वो क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले हम नहीं कर सकते थे। हम मान लो ये, अब जैसे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये 3/2 भी हो सकता था, 4/2 भी हो सकता था, 1/2 भी हो सकता था। लेकिन हमें किससे पता चल गया कि इससे, आंसर क्या है, इससे पता चला है। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a b c और d कोई मैट्रिक्स है, x कोई भी एक मैट्रिक्स है, a b c d। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना, मतलब पहले हम a b c d फाइंड करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे क्या कह रहा है हमारे पास कि ये आया है, तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं, x हमने क्या ले लिया, a b c d, और ये है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 और -8 -9 और 2 4 6 या इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दो, इसको मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स मिलेगा और ये आपस में बराबर होंगे। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, तो उससे हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन से हम ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो आएगा क्या मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 4b कितना आ जाएगा, a + 4b। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a + 5b, 2a + 5b। अगला 3a + 6b, 3a + 6b। फिर c + 4d, c + 4d। फिर 2c + 5d, 3c + 6d, 3c + 6d। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स नई मल्टीप्लाई करके। अगला क्या है, यहाँ पर सामने दे रखा -7 -8 -9 2 4 6। ये है हमारे पास -7 -8 -9 और 2 4 6। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गई, 4 इक्वेशन मिल गई। कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी बन रही है। a + 4b इज इक्वल टू किसके होगा, -7 के, इक्वेशन 1। फिर 2a + 5b, 2a + 5b इज इक्वल टू क्या है, -8, इक्वेशन 2। फिर 3a + 6b, 3a + 6b इज इक्वल टू -9, इक्वेशन 3। ठीक, फिर c + 4d, c + 4d इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। फिर आता है 2c + 5d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन आ गई 5। फिर आता है हमारे पास 3c + 6d इज इक्वल टू 6, यानी इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या 6 के 6 काम में लेनी पड़ेगी, नहीं, हमारे पास 4 वेरिएबल है, कोई भी 4 इक्वेशन हम लेंगे यहाँ से जिसमें हमें a b c d मिल जाएगा। जैसे देखो a b इसमें भी है, a b इसमें से भी है, इन दोनों से हमें a b मिल जाएगा। ठीक है, और c और d के लिए
4 और 5 काम में ले लेंगे, हमें सी और डी मिल जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कहेंगे, देखो a प्लस 4b है, ये 2a प्लस 5d है। अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं a हटाना चाहूँ यहाँ से तो 2a कितना हो जाएगा, यहाँ से 2a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। और ये क्या है, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, ठीक है। ये आ गया, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस वाला 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6। देन b इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 2, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। b यहाँ से हमारे पास आ गया 2। अब b की वैल्यू किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिख दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस 4b, a प्लस 4b की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 7। तो a प्लस 8 इज इक्वल टू -7। ये 8 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 3 नहीं, कितना होगा, केवल 3 होगा। ये केवल और केवल 3 होगा। यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। b इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। तो यहाँ भी क्या रखेंगे, -2, और ये कितना हो जाएगा, b प्लस a प्लस 8 की जगह पर क्या आ जाएगा, a माइनस 8, 4 2 जा 8। देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 प्लस 8, तो a बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 1, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, c और d की वैल्यू, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। हम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो c को एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो c को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ गया 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 0, देन d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किस में रखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किस में रख दो, चाहे 4 में रख दो चाहे 5 में रख दो, 4 में रखते हैं तो कितना आ जाएगा, c प्लस 4 इंटू डी की जगह पर 0 रखा इज इक्वल टू 2। देखो यह था c प्लस 4 इंटू डी की जगह 0 रखा, कितना आ गया, ये 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, तो देन c इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी a की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, b कहाँ है, ये रहा, -2, ठीक है। एक तो हमारे पास कहाँ है, a की वैल्यू तो आ गई 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2, ठीक है। a b c और d की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। चलो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा अभी तो a b c d की वैल्यू आई, हमें मैट्रिक्स चाहिए था x। x मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स होगा x वो क्या होगा, देखो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू है
-2, सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0। ये हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने को बोला था, एक्स मैट्रिक्स आ गए हमारे पास 1 -2 2 एंड 0। ठीक है, चलो ये हमने माना था, ए बी सी डी की वैल्यू रख दी, मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है, तो इसको फटाफट नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n a, फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर n इज इक्वल टू a n b n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हमारे पास। कह रहा है a और b स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी की पावर n किसके बराबर है, b की पावर n a के। उसके बाद जब ये प्रूफ हो जाएगा फिर हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, तो हम करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले लेट कर लो, सबसे पहले लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, हमने ए और बी क्या करी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया, और दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है। और सच दैट, और कह रहा है सच दैट ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी ए हमें दिया है। क्या है ये, दिया है, गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, ये हमें दिया है, ए बी बराबर बी ए हमें दिया है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको हम यूज में लेकर के इसको प्रूफ करेंगे। ए बी की पावर n और b की पावर n इज ए बराबर है, दोनों हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखो यहां से क्या करेंगे, हम यहां से हमारे पास आ गया ए बी बराबर बी ए। ठीक है, तो लेट करते हैं, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, जैसे बाय इंडक्शन हम करते हैं। क्या करेंगे, लेट फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा हमारे पास, पी n हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी एन है हमारे पास, ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना हो जाएगा, P1। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, विच इम्प्लाइज ए बी बराबर बी ए, जो कि हमें दिया है, इसका मतलब विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। यानी एक n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये जो ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए जो दिया है वो क्या है हमारे पास, ट्रू है। ठीक है, तो हमने एक चीज तो ये प्रूफ कर ली। अब देखो आगे अज्यूम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k, अज्यूम करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं ना अपन, वही लेट अज्यूम अबो इक्वेशन is true for n is equal to k where k belongs to natural number। अगर ये n k के लिए ट्रू है तो p k सच दैट क्या होना चाहिए, p k सच दैट a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a। ये होना चाहिए, a b की पावर k कैसा होना चाहिए, इज इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, ये होना चाहिए, ये करते थे। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा k प्लस 1 के लिए। किसके लिए होगा, k प्लस 1 के लिए। अब हम अगला करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो पी के प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, पी के प्लस 1 हो जाएगा कि ए बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। एन की जगह k प्लस 1 कर दिया, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है, ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर होगा बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए के। अब कैसे करेंगे इस पे ध्यान देंगे, यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे क्या आएगा। देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं। क्या करते हैं, LHS लेते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए बी की पावर k प्लस 1 हम यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए बी की पावर k प्लस 1 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ से
अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ए बी की पावर के प्लस वन को आप ऐसे लिख सकते हो बी की पावर के इंटू बी, ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ए बी की पावर के प्लस वन मतलब ए बी की पावर के इंटू बी, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ए बी की पावर के डॉट बी आ गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये आया। तो अगर मैं इसको एक साथ लिख लूँ, किसको एक साथ लिख लूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए बी की पावर के डॉट बी। बताओ लिख सकता हूं, ए बी की पावर के डॉट बी लिख सकता हूं। बताओ सही है, सही है, ठीक है। यानी आपको एक चीज बताई थी पहले एक बार कि ए बी सी ऐसा है, आप या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले ये दोनों या फिर ये दोनों, पहले ये दोनों कर लो या फिर पहले ये दोनों कर लो, यानी ये दोनों कर लो पहले या फिर ये दोनों कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसलिए क्या किया, पहले क्या था, ये इस तरह से था, अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ले लिया, ए बी की पावर के डॉट बी। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से इसको दे दो इक्वेशन 2। ए बी की पावर के की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर के इंटू ए। क्या लिख सकता हूँ, इस ए बी की पावर के की जगह मैं लिख देता हूँ बी की पावर के इंटू ए डॉट बी। कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं ए बी की पावर के की जगह बी की पावर के ए इंटू बी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो अब देखो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो b की पावर k, इसको मैं ऐसे लिख दूं a डॉट बी। ए बी को मैंने एक साथ लिख लिया। अब इस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो b की पावर k है, इस ए बी को मैं लिख सकता हूं बी डॉट ए। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी बराबर बी ए है, ए बी बराबर बी ए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, इसको ए बी बराबर क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। क्या लिखा, ए बी बराबर बी ए बी था तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है, देखो यहीं से ही ले रहे हैं अपन, कहीं अलग से नहीं, इसी में चीज़ें घूम रही है आपस में, बस और कुछ नहीं हो रही, ठीक है। इक्वेशन 1 से ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। अब देखो यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं एक साथ कर दूँ और इसको अलग कर दूँ। अब आप समझ गए होगे ये क्या आ गया हमारे पास, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, जो कि हमारे पास क्या है, ये RHS है, यानी LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHS आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि p k प्लस 1 इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि k प्लस 1 क्या है, ट्रू है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमने इन दोनों को आपस में बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या किया, बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अभी तो हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ हुआ, ये वाला, यानी हमने ये तो प्रूफ कर दिया ए बी की पावर n बराबर b की पावर n इंटू ए है, या ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर है ए बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें कहना है कि फर्दर प्रूफ दैट ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि गिवन है, सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, गिवन ये है हमारे पास कि ए बी की पावर n जो है बराबर है वो किससे, b की पावर n इंटू ए से। ये अब हम यूज़ कर लेंगे, गिवन है और हमने प्रूफ भी कर लिया है कि ये बात सही है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक तो हमें दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए, एक तो ये भी दिया हुआ है, ठीक, ये भी हमारे पास गिवन है, इसको भी हम यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी की होल पावर एन किसके बराबर है, ए की पावर एन और बी की पावर एन की। अब सेम प्रोसेस वही, फॉर एन इज इक्वल टू 1, सबसे पहले किसके लिए करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पी एन क्या है, ये रहा हमारे पास पी एन। पी एन क्या है हमारे पास, पी एन इज सच दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, P1 इज सच दैट ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1। ये दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है क्या? ठीक है, ए बी बराबर बी ए होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ए बी बराबर ए बी आ गया, ए बी बराबर ए बी होता ही है, ये तो होता ही है हमारे पास, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। जो कि ट्रू है। अब हम किसके लिए करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, अज्यूम अबोव इक्वेशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। assume above equation is true for n is equal to k where k belongs to natural number। ठीक है, ये सब में एक ही स्टेप रहती है इंडक्शन मेथड में, तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। दूसरा, अब हम क्या करेंगे आगे, हाँ n इज इक्वल टू k रखेंगे, तो पी के हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के बी की पावर के। अब हम क्या करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। के प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, देखो पी के प्लस 1 कितना हो जाएगा, ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1। हमें यही प्रूफ भी करना है कि ए बी की पावर के प्लस 1 बराबर होगा ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1 से। तो आगे हम करते क्या है, एल एच एस लेंगे, एल एच एस से हम आर एच एस ले आएंगे, हमारा काम खत्म। एल एच एस से हम क्या करेंगे, आर एच एस ले आएंगे, हमारा काम हो गया। तो लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, देखो तो एल एच एस ले लिया हमने, यहां से एल एच एस क्या दिया हुआ है, ए बी की पावर के प्लस 1, ए बी की होल पावर के प्लस 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए बी की पावर के और क्या लिख सकते हो साथ में ए बी, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ए बी की पावर के और ए बी की पावर 1, जिससे कि वो दोनों ऐड होकर के क्या बने थे, ए बी की पावर के प्लस 1। तो हमने इसको टुकड़ों में लिख लिया, ए बी की पावर के और इंटू ए बी। अब देखो हमें लाना क्या, ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1, यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, ए की पावर के और बी की पावर के, इसको मैं लिखूंगा ए और बी। ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें कह रखा है, ये कहाँ पर बता रखा है, क्या क्या कि ये रहा, यहाँ से ए बी की पावर के क्या है, ए की पावर के बराबर बी की पावर के। ठीक है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 4 दे दो, तो यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से हमने क्या किया, ए बी की पावर के की जगह क्या लिख दिया, ए की पावर के और बी की पावर के। ठीक है, अब क्या करें, हमें ए की पावर के प्लस 1 लाना है, तो ए की पावर के प्लस 1 लाना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की पावर के है, इसको इस बी के ए इंटू बी ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर के, बी की पावर के इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की पावर के इंटू बी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, कैसे, कहाँ से लिखा ये, यहाँ से ए बी की पावर के बराबर है बी की पावर के इंटू ए, कहाँ से, इक्वेशन 2 से, ए बी की पावर के किसके बराबर है, बी
पावर के इंटू ए, तो बी की पावर के इंटू ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की पावर के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो, अब यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, ए के ए, इसको अलग लिख सकता हूँ और इसको भी अलग लिख सकता हूँ, यानी कि ये तो क्या बन गया, ए की पावर के प्लस 1 और ये बन गया बी की पावर के प्लस 1, विच इज़ क्या है, यही क्या है, आर एच एस, यही क्या है हमारे पास, आर एच एस, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस आ गया। एल एच एस क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस आ गया। अगर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है हमारे पास, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी के प्लस 1 is true for n belongs to नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए पी के प्लस 1 ट्रू है, यानी हमने इंडक्शन मेथड से ये चीज़ प्रूव कर दी कि ए बी की पावर एन बराबर होता है ए की पावर एन बी की पावर एन से। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को चला के देखना, बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से देखोगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपने 11th क्लास में पीएमआई पढ़ी है तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी मैंने आपको पीछे कई क्वेश्चन आए थे, एग्जाम्पल्स भी किए थे, और फिर शुरू के 3 क्वेश्चन थे वो भी क्या थे, इसी पर ही बेस्ड थे, तो वैसा ही क्वेश्चन है, यानी लगभग 4-5 क्वेश्चन हमने इस पर कर लिया। अगर आप देखोगे अच्छे से तो सारी बात समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसमें कह रहा है ए स्क्वायर आई के इक्वल है, देन 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसको सॉल्व करना है। पहले तो क्या निकालो, ए स्क्वायर निकाल लो। हमारे पास ए इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा और ये माइनस अल्फा, इसको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा। और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और बीटा गामा इज इक्वल टू प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर ए के आई के इक्वल है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, यानी आइडेंटिटी फंक्शन के। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया है, ये आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो 1 0 0 1। कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन भी सेम यही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो कोई भी एक सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, या फिर अल्फा स्क्वायर, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, उस हिसाब से चेंज करेंगे। तो पहले 1 लिखाया था, यानी कि सबको उधर ले जाओ, सबको क्या करो, इस तरफ ले आओ, देखो क्या आता है, 1 अल्फा इधर ले आओगे माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, आंसर है। कौन सा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, देन ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो क्या हो सकती है, जीरो ही होगी। कैसे होगी, देखो एक एक ऑप्शन लेते हैं। कैसे, डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है ये। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, मान लो ये ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, हमने कोई डायगोनल मैट्रिक्स मान ली। अब सिमेट्रिक होने का मतलब है ए का ट्रांसपोज वापस ए आ जाए,
ए का ट्रांसपोज वापस ए आ जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा। आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ये आ जाएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है डायगोनल मैट्रिक्स कि। और क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या, ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज क्या आ जाना चाहिए, माइनस ए आ जाना चाहिए। तो बताओ क्या इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा क्या माइनस ए आएगा, माइनस ए आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये -1 -2 और -3 बन जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हो तो ये माइनस माइनस बन जाएगा, तो वापस तो वही आया ही नहीं, वापस तो आया नहीं भाई। माइनस कहाँ से लाओगे अलग से, माइनस अलग से कहाँ से लाओगे, तो इसमें तो ये बनेगा ही नहीं, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक तो हो जाएगा पर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं सी की कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो कोई सा भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करोगे 1 2 3 4, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज तो बाद में देखेंगे, पहले हम जीरो मैट्रिक्स को देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या है, मान लो ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0 0, 3/3 का ले लेते हैं, चलो ये है। अब आप ये इसका ट्रांसपोज करोगे तब भी यही आएगा, इसका ए आ जाएगा। और अगर माइनस भी करते हो इसमें, अगर माइनस भी कॉमन ले लेते हो, ये रहा माइनस लगा दें, इसमें सब में से माइनस ए वापस जीरो मिल जाएगा। जीरो के तो माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, तो हमें वापस माइनस ए लिख सकते हैं हम इसको, जीरो मैट्रिक्स को। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, एक जीरो मैट्रिक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसके तो आप स्टार स्टार लगाते ही रहो, 2-4 अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में दिया जाने वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कहता है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब क्या -7 इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है कि आई प्लस ए का होल क्यूब -7a क्या आएगा। तो हमें एक तो पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ए प्लस बी के होल क्यूब का। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो अब हम इसको क्यूब के फॉर्मूले से खोलेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। अब देखो आई क्यूब को क्या लिख सकते हो, आई क्यूब को आई लिख सकते हो। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की दुनिया का 1 होता है, आप ये समझ लो। जो मैट्रिक्स की दुनिया है ना, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, उस मैट्रिक्स की दुनिया का 1 होता है। यानी कि आप इस आई को जितना मर्जी स्क्वायर कर लो वापस आई ही रहेगा, चाहे क्यूब कर लो कुछ भी कर लो आई ही रहेगा। तो आई क्यूब कितना हो जाएगा, आई प्लस। अब देखो ये यहाँ पर हमें दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, यानी मैं इस ए क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। अब इस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ए डॉट ए वापस क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए, 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर का आप भी पता आई ही होगा, प्लस 3i, ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ -7a। तो यहाँ से देखो i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए प्लस 3i इंटू ए क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, प्लस 3i इंटू ए वापस क्या मिलेगा, 3a मिलेगा -7a। ठीक है, i इंटू ए वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। आपको बताया था i क्या है, 1 का काम करता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, i प्लस देखो 3 3 6 और 1 7a, 7a -7a, ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास i। आंसर क्या बचा हमारे पास, i। कौन सा ऑप्शन है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके भी आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन एमसीक्यूज में देने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या वैसे भी 1 नंबर का आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे आप, इसका क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, रिवाइज करेंगे। प्रैक्टिस से ही सभी क्वेश्चंस, या प्रैक्टिस तो आप जानते हो प्रैक्टिस से क्या होता है, सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको खूब प्रैक्टिस करनी ताकि ये चीज़ें बहुत ही आसान लगे, और वैसे भी सबसे ईजी एक्सरसाइज आपके बुक की है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक्सरसाइज का, नए चैप्टर का श्री गणेश करेंगे।